हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन पीएम वर्चुअल तरीके से करने वाले हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल जुड़ेंगे। वहीं राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज एमपी के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह करीब 10 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, जहां से 11 बजे वे दमोह के कुंडलपुर में हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे कुंडलपुर से भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में पीएम मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम ने मुंबई वासियों को बधाई दी और कहा कि ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई महानगर में आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया। प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक की है। बताया जा रहा है कि बैठक में घाटी के मौजूदा हालात और आतंकी घटनाओं पर भी चर्चा की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, थल सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सब अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे कामों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों से चर्चा की। जेपी नड्डा ने फतेहगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जब लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछना कि आपकी सरकार थी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। कांग्रेस से भी पूछना कि कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना ये काम आप लोगों ने क्यों किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की करहल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया, वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा, जो भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने लालू यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो उनके सामने झुकता नहीं, उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लालू के बचाव में प्रियंका गांधी के दिए बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के ऊपर जो मामले हैं उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जो मामला कोर्ट में है उस बारे में यदि कोई टिप्पणी करता है तो ये आश्चर्य की बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने जालौन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को छलने का काम किया। बीजेपी और सपा को वोट नहीं, सब लोग तलाक 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 दो। ओवैसी ने कहा कि हम आपके शहर में मुसाफिर हैं, आप दुआ करिए कि हमारे प्रत्याशी की जीत हो। पंजाब के पटियाला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते पंजाब के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करने दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा दिया और हमारे साथ आ गए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनाव में सहयोग लेने के मामले की जांच की मांग की है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया है और पत्र के जरिए कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इसे खतरा बताया। खालिस्तान समर्थक कहे जाने पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर पलटवार किया। पंजाब के बठिंडा में केजरीवाल ने कहा कि मैं स्वीट आतंकी हूं, जो लोगों के लिए अस्पताल, स्कूल बनाकर देता हूं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता हूं। केजरीवाल ने खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बताया। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा हुई। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कई स्थानों पर तलाशी कर रही है। इसमें कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता भी रडार पर। उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस लिए। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी। कुशीनगर हादसे पर एक्शन लेते हुए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को हटा दिया गया। साथ ही कोटवा सीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया। वहीं 2 एम्बुलेंस ड्राइवर को बर्खास्त और 2 को देर से पहुंचने के आरोप में हटा दिया गया। कुएं में करीब 13 लोगों की मौत हुई थी। दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज के सामने 187 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 178 रन बना सकी। मुकाबला हार गई। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 सीरीज पर कब्जा किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार चौथी T20 सीरीज जीती। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 19 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,89,000 के पार। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 95 लाख के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 888 नए मामले आए। 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,706 हो गई है। वहीं 2,715 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। प्रदेश में 92,462 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में कमी है। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 392 नए मामले आए। 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 589 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,856। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 97 लाख के पार। 96 करोड़ से ज्यादा को पहली डोज, 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरी डोज लगी। 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज भी लगाई गई। एमपी में 11 करोड़ 28 लाख तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 61 लाख से ज्यादा को लगा टीका। देश में कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती मिली है। भारत ने अपनी कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश 100% टीकाकरण की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। रायपुर में लंबे इंतजार के बाद अब नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी। धमतरी कलेक्टर ने भी जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश जारी किया। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर औसत 4% से कम होने के कारण जिले में सभी स्कूल संचालित किए जाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पर्यावरण के प्रति अनूठा प्रेम जारी है। आज सीएम शिवराज के पौधारोपण के संकल्प को 1 साल पूरे हुए। बता दें कि सीएम शिवराज बीते साल से हर रोज पौधारोपण कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों के दौरे पर होने के दौरान भी वो पौधारोपण करते रहे। भोपाल में कल शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब एमपी में पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। इसके साथ ही पीईबी में काम सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का फैसला लिया गया। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख देंगे। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। सीएम भूपेश ने पशुपालक, ग्रामीणों और गौठान समिति और गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। गोबर खरीदी के एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख, गौठान समितियों को 45 लाख 31 हजार और महिला स्व सहायता समूह को 29 करोड़ 46 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश दुनिया के लोगों ने देखी। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है।
भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और साल 2022-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। अलग अलग जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के लिए भर्ती परिणाम की वैधता को 1 साल बढ़ाया गया। कैबिनेट में राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी है, वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। कैबिनेट में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल बांटने का भी फैसला लिया गया। एमपी कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। कहा कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े कांग्रेसी शामिल नहीं हुए। कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस खंड खंड हो गई, इसलिए दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक और प्रदेश महामंत्री के निर्देश मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 4 दिवसीय दौरे पर उज्जैन आएंगे। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इस दौरान सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे एमपी के बच्चों को जल्द सुरक्षित वापस लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास कर रही है। राजिम के माघी पुन्नी मेले में पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों को सरकारी सेवा के लिए नियुक्त पत्र प्रदान किया। इसके अलावा 11 कोविड मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए, प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना के हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि भी दी। जांजगीर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नारायण चंदेल ने कहा कि बजट में केंद्रीय निधि से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% किया गया। छत्तीसगढ़ को इस साल 8,000 करोड़ अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान रखा गया। बस्तर के आखिरी गांव तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने ग्राम नृतनपाल का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। रजत बंसल पहले ऐसे कलेक्टर हैं जो पहली बार बस्तर के आखिरी गांव तक पहुंचे। CSVTU के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा को इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार को नॉमिनेट किया गया। तहसील कार्यालय में मारपीट मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित हुई है। राज्य सरकार के द्वारा तहसील न्यायालयों में सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी। रायगढ़ में वकील और राजस्व अधिकारियों के बीच हुए विवाद का असर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में भी दिखा। हाईकोर्ट और तहसील के वकील संघ से जुड़े वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी गठित की गई, जो रायगढ़ से जुड़े विवाद की जांच करेगी और 15 दिन के भीतर BCI को रिपोर्ट सौंपेगी। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हुई, जिसके बाद नाराज लोगों ने 2 घंटे तक चौका जाम किया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मार्ग को बहाल कराया गया। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से पुलिस ने शहर के 13 जगहों पर पुलिस कोर्ट चालू किया। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर वकीलों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक ही जगह पर पुलिस कोर्ट बनाने की मांग की गई। वकीलों का कहना है कि अलग अलग जगह पर कोर्ट बनाने में उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का काम हरियाणा के मार्शल आर्ट एसोसिएशन को सौंपा गया, जिसको लेकर प्रदेश भर के मार्शल आर्ट ट्रेनरों में नाराजगी है। जांजगीर के म्यूथाई संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय पंजीकृत संस्था को कार्य आदेश जारी करने की मांग की।
खरोरा में रबी सीजन की फसलों के लिए खाद की आपूर्ति न होने से किसान परेशान हैं। गेहूं और धान की फसल में डीएपी और यूरिया की जरूरत है, लेकिन भंडारण केंद्रों में खाद न होने से किसानों को निजी दुकानदारों से खाद खरीदनी पड़ रही है। खंडवा जिले में पंधाना तहसील के दीवार, उमरदा और पाबई गांव के किसान बैराज तालाब का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले से सिंचित भूमि पर जलाशय बनाया जा रहा है, जिसको रुकवाने की मांग को लेकर कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। टीकमगढ़ के काली नगर परिषद ने बुजुर्ग महिला को 4 साल से पीएम आवास की दूसरी किस्त नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने टीकमगढ़ कलेक्टर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मारवा देवा की हत्या की जिम्मेदारी ली। नक्सलियों ने 28 जनवरी को कोंटा के बंडा इलाके में पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में मारवी की हत्या की थी। वही साल 2008 में उसके पिता और बड़े भाई को भी मौत के घाट उतारा था। ईडी ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सली मददगार 2 भाइयों की अचल संपत्ति जब्त की। मिली जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ निवासी किराना कारोबारी 2 भाई अश्विनी वर्मा और तामेश वर्मा पर साल 2018 में नोटबंदी के दौरान नक्सलियों के पैसे से जमीन खरीदने और उनके पैसों को बैंकों से बदलवाने का आरोप लगा था। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली थाने में नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। फिलहाल दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ग्वालियर में 10 साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने एक मनचले की पिटाई कर दी। बच्ची घर के पास ही साइकिल चला रही थी। आरोपी ने उसे इतना तंग कर दिया कि वो घबराकर साइकिल छोड़कर भागी और घर जाकर अपने पापा को पूरी बात बताई। फिर भीड़ ने आरोपी की धुनाई कर दी। बजरंग दल के लोग भी आ गए और आरोपी को पीटते हुए पुलिस को सौंपा। भिलाई में एक नर्स से मोबाइल और पर्स छीनने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। नर्स रात 9 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर वापस घर लौट रही थी, तभी 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सुपेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से चोरी और गार्ड की हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक फोटो जारी कर चुकी है और आरोपी की सूचना देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली। धमतरी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई। शहर में लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई की। ग्वालियर पुलिस ने लाखों के जेवरात चोरी करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरों ने 30 जनवरी की रात को ज्वेलर्स की दुकान से 6 किलो चांदी चोरी की थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस को मुखबिर से कुछ लोगों के द्वारा चांदी बेचने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। पत्थलगांव क्षेत्र में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी के 4थे डायरेक्टर को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया। गुरु कृपा के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला था दर्ज, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पखानजूर में कृषि विभाग के देवनाथ कृषि केंद्र पर छापा मारा गया। दरअसल क्षेत्र में यूरिया की कालाबाजारी करने की शिकायत किसानों ने कृषि विभाग से की थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। देवनाथ कृषि केंद्र किसानों से 266 रुपए की यूरिया को 550 रुपए में बेच रहा था। देवास कोतवाली पुलिस ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को उचित दाम पर सिलेंडर बेचते हुए धर दबोचा। आरोपी होटलों में अवैध रूप से सिलेंडर की सप्लाई कर रहा था। आरोपी के पास से गैस की 48 टंकी और लोडिंग वाहन जब्त हुआ। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक 2 युवक बाइक में प्रतिबंधित सिरप की बिक्री कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने नरसिंहपुर बीआरसी को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि नरसिंहपुर बीआरसी ने अटल अजूमन स्कूल संचालक से नवीन मान्यता के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने आवेदक से 10,000 रुपए पहले ले लिए थे, लेकिन बाकी की रिश्वत राशि को लेते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने शुक्रवार को पकड़ लिया। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र से वन विभाग ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। आरोपी रेत के नीचे लकड़ियां छुपाकर ले जा रहा था।
छतरपुर में दो परिवार सरकारी प्लॉट पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की शिकायत थाने तक नहीं पहुंची। पीएम मोदी आज इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन पीएम वर्चुअल तरीके से करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल होंगे। वहीं राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज एमपी के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह करीब 10 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, जहां से 11 बजे वे दमोह के कुंडलपुर में हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे कुंडलपुर से भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे रात को 8 बजे लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। शाह दोपहर 1 बजे मटौन, मंडी स्थल, तिनदारी, बांदा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोंडा और लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ दोपहर 12:15 बजे गोंडा में जनसभा करेंगे। वहीं शाम 6 बजे पत्रकारपुरम चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 7 बजे अमीनाबाद चौराहा, लखनऊ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद रात के 8 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक करेंगे। नड्डा 12 बजे सुल्तानपुर के खुर्शीद क्लब में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे मुंशीगंज, अमेठी में जनसभा करेंगे। वहीं सीएम योगी आज पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे रामलीला ग्राउंड, पूरनपुर, पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे रामलीला ग्राउंड, बीसलपुर, पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करने वाले। इसके बाद शाम 5:15 बजे लखनऊ में जनसभा होगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगे। वे दोपहर 1:30 बजे जोहवा शर्की, 2:15 बजे गुलबख्शगंज और 3 बजे के आसपास कुराव में नुक्कड़ सभा करने वाली है। इसके अलावा शाम को 3:15 बजे सेमरी में स्वागत समारोह में शामिल होंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई के दौरे पर रहेंगे, जहां कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीलीभीत में सुबह 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जहां उन्हें टमंड राजकीय इंटर कॉलेज में लोगों को संबोधित करना है। वहीं दोपहर 2:30 बजे अखिलेश सीतापुर और दोपहर 4 बजे के आसपास हरदोई के जीआईसी ग्राउंड में जनता से रूबरू होंगे। दिल्ली में पीएम मोदी ने ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम ने मुंबई वासियों को बधाई दी और कहा कि ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई महानगर में आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया। अब प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में घाटी के मौजूदा हालात और आतंकी घटनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, थल सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनाव में सहयोग लेने के मामले की जांच की मांग की। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया और पत्र के जरिए कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इसे खतरा बताया गया। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 को उम्र कैद। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कई स्थानों पर तलाशी कर रही है। इसमें कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता भी रडार पर।
यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस लिए। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुशीनगर हादसे पर एक्शन लेते हुए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को हटा दिया गया। साथ ही कोटवा सीएससी पर तैनात फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया। वहीं 2 एम्बुलेंस ड्राइवर को बर्खास्त और 2 को देर से पहुंचने के आरोप में हटाया गया। बता दें कि कुएं में करीब 13 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। जम्मू संभाग में भी आज से बादल छाए रहेंगे। अगले 3 से 4 दिन में कई हिस्सों में बारिश होती दिखेगी। इधर हिमाचल में भी बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दूसरे T20 में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हराया। वेस्ट इंडीज के सामने 187 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 20 ओवर में 178 रन ही बना सके और मुकाबला हार गई। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 सीरीज पर कब्जा किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार चौथी T20 सीरीज जीती। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 19 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,89,000 के पार। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर हुए स्वस्थ। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 95 लाख के पार। एमपी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 888 नए मामले आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,706 हो गई। वहीं 2,715 मरीज डिस्चार्ज हुए। 92,462 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 392 नए मामले दर्ज किए गए। 3 मरीजों की मौत हुई। 589 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,000 के पार चली गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 97 लाख के पार चला गया। 96 करोड़ से ज्यादा को पहली और 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरी डोज लगी। 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगाई गई। तो एमपी में 11 करोड़ 28 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 61 लाख से ज्यादा को टीका लगा। देश में कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती मिली है। भारत ने अपनी कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में लंबे इंतजार के बाद अब नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए गए। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी। धमतरी कलेक्टर ने भी जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश जारी किया। जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट औसतन 4% से कम होने के कारण जिले में सभी स्कूल संचालित किए जाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पर्यावरण के प्रति अनूठा प्रेम जारी है। आज सीएम शिवराज के पौधारोपण के संकल्प को 1 साल पूरे हुए। सीएम शिवराज बीते साल से हर रोज पौधारोपण करते आए। वहीं दूसरे राज्यों के दौरे पर होने पर भी वो पौधारोपण करते रहे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब एमपी में पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। इसके साथ ही पीईबी में काम सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का फैसला लिया गया। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और साल 2022-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन हुआ। विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के लिए भर्ती परिणाम की वैधता को 1 वर्ष बढ़ाया गया। कैबिनेट में राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी है, वहां 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार भंडार गृह नियम 2002 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन हुआ।
कैबिनेट में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1969 में विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों के 10 आकांक्षी जिलों में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल बांटने का भी फैसला किया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। दौरे के दौरान वे दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। मिशन 2023 को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। आरएसएस प्रमुख आज 4 दिवसीय दौरे पर उज्जैन आएंगे। भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कामों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वे कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। राजिम के माघी पुन्नी मेले में पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा 11 कोविड मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए, प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना के हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपए राशि दी गई। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हुई, जिसके बाद नाराज लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम किया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को बहाल कराया। पेट्रोल बंद संचालक ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी, तब मामला शांत हुआ। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से पुलिस ने शहर के 13 जगहों पर पुलिस कोर्ट चालू किया। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर वकीलों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक ही जगह पर पुलिस कोर्ट बनाने की मांग हुई। वकीलों का कहना है कि अलग अलग जगह पर कोर्ट बनाने से आने जाने में दिक्कत होती है। खंडवा जिले में पंधाना तहसील के दीवाल, उमरदा और पाबई गांव के किसान बैराज तालाब का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले सिंचित भूमि पर जलाशय बनाया जा रहा था, जिसको रुकवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टीकमगढ़ के कारीनगर परिषद में बुजुर्ग महिला को 4 साल से पीएम आवास की दूसरी किस्त नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने टीकमगढ़ कलेक्टर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। ईडी ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सली मददगार 2 भाइयों की अचल संपत्ति जब्त की। मिली जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ निवासी किराना कारोबारी 2 भाई अश्विनी वर्मा और तामेश वर्मा पर साल 2018 में नोटबंदी के दौरान नक्सलियों के पैसों से जमीन खरीदने और उनके पैसों को बैंकों से बदलवाने का आरोप लगा था।